मेरे को इस पूरे प्रोसेस में एक्यूज पार्टी ने 5 लाख रुपए की सुपारी देके मुझे गोली मरवा दी। ये मुझे इनाम मिला। घर बैठे मोबाइल पर लाइक करो और रातों रात अमीर बन जाओ। और इन्हीं लाइनों के पीछे छुपा है देश का सबसे बड़ा डिजिटल पॉन्जी स्कैम। देखिए, पॉन्जी स्कीम में क्या है, टोपी पहना, आपको 10% से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये रेड फ्लैग है। उसमें पैसा लगा रहे हैं तो आप समझिए आप ट्रैप हो रहे हैं। मेरे जानने वाले ने एक भावना ऑफर दिया कि साहब इसमें ये जो है कंपनी जो है लीगल है, इसमें सर्विस टैक्स भी लिया जा रहा है और जो आपको इनकम आएगी उसमें टीडीएस भी कटेगा। क्योंकि मैं इस एज में पहुंच चुका तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा बात है। धीरे धीरे जब ये पता चला कि ये पॉन्जी स्कीम है, मेरे को कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि साहब हम आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे। एक तो पुलिस, एक जुडिशरी, एक अभियोजन जिसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, सब बिके हुए हैं। पुलिस का तो एक ही काम है कि भैया किसी तरह अपने पैसे सीधे करो। वो एक्यूज को प्रताड़ित करते हैं, वो ये देखते हैं पैसा कहाँ से मिलेगा। गाजियाबाद कोर्ट में किसी भी कानून का पालन नहीं होता। यहाँ का अपना कानून है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, खाता ना बही जो कह दूँ मैं सही। वहाँ पे वही है, कोर्ट जाओ मार पिटाई होती है। मेरे साथ मार पिटाई अभी हुई 10 तारीख को और 13 जुलाई। जिला जज साहब को मैंने बताया, लाइट नहीं लेते हैं, मरो पिटो। मतलब एक्यूज कहाँ जाए। न्यायालय में बार के सेक्रेटरी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बार के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट न्यायालय के सामने मजमा लगा के वकीलों का बोलते हैं, साहब हमने तो यहाँ जज भी पीटे हैं, पुलिस के कप्तान भी पीटे हैं। कहाँ से न्यायालय लोगे साहब। घर बैठे मोबाइल फोन पर लाइक करो और रातों रात अमीर बन जाओ। एक सर्वे फॉर्म भरो और 50,000 तक कमाओ। सुनने में लुभावना लगता है और इन्हीं लाइनों के पीछे छुपा है देश का सबसे बड़ा डिजिटल पॉन्जी स्कैम। सोशल ट्रेड्स, वेबवर्क, स्पीक एशिया या फिर राम सर्वे जैसे न जाने कितने ही पॉन्जी स्कीम्स हैं। और इन्हीं कुछ स्कीम्स ने लाखों लोगों को सड़कों पर ला दिया है। किसी का घर बिक गया, किसी के रिश्ते टूट गए और किसी ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान देने की कोशिश करी। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आज हमारे साथ हैं अपनी आप बीती, अपना दर्द सुनाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अमित जैन सर, और साथ में है साइबर मामलों के जानकार डॉक्टर त्रिवेणी सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था वो काफ़ी वायरल हुआ था और आपने अनुभव मित्तल की जो स्टोरी सुनाई थी उसके बाद काफ़ी लोग हमारे पॉडकास्ट पे आए और अलग अलग पॉन्जी स्कीम्स के बारे में अपनी जानकारी शेयर करने लगे। तो आज हमारे साथ अमित जैन जी हैं और अमित जी बताना चाहते हैं कि अमित जी, आप कैसे इस स्कैम में फंसे, क्या हुआ था आपके साथ? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने जो है ये इशू उठाया है। और वेबवर्क का इशू जो है मैं समझता हूँ करीबन 8 साल बाद उठाया है। 2017 का ये इशू है। 2017 में एक कंपनी आई थी, वेबवर्क ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ थी, टॉप लेवल की। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो मतलब टॉप मोस्ट थे। करोड़ों रुपए उनको जो है फीस दी गई। हुआ ये था कि सोशल ट्रेड में, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसमें 6 रुपए का क्लिक था और इसमें 7 रुपए का क्लिक था। मैं इस तरह से फंस गया कि मुझे मेरे जानने वाले ने एक लुभावना ऑफर दिया कि साहब इसमें ये जो है कंपनी जो है लीगल है और इसमें सर्विस टैक्स भी लिया जा रहा है और जो आपको इनकम आएगी उसमें टीडीएस भी कटेगा। क्योंकि मैं इस एज में पहुंच चुका तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा बात है, टैक्सेस सबसे पहले देना है और बाकी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये पता चला कि ये पॉन्जी स्कीम है, मेरे को कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि साहब हम आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे। फिर मैंने जो है अपना लीगल वे में भारत सरकार की जो भी एजेंसीज हैं, एसएफआईओ, कंपनीज लॉ, एक एक एजेंसी का नाम है एफआईओ। तो एफआईओ जो है ना, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सबसे टॉप बॉडी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। वो पीएमओ में ही काम करती है। तो मैंने उनको भी इन्फॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि इनके ट्रांजैक्शन पे रेड फ्लैग लगा दिया। चलिए ओके। लेकिन उसके बाद इनकी हिम्मत इतनी बड़ी, उस समय बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन में ये पेमेंट देने लगे। क्योंकि मेरे को भी पेमेंट, मैंने कहा साहब मैं तो लूँगा नहीं, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो लीगल एजेंसी तो है नहीं, वो
लीगल कॉइन। ओके, होते 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 फिर उसमें जो है मैं हाई कोर्ट गया। अच्छा, यहाँ की पुलिस जो है, मैं पुलिस के बारे में बताता हूँ, ये जो पोंजी स्कीम होती है क्यों होती है? पोंजी स्कीम सिंगापुर में क्यों नहीं होती, अमेरिका में क्यों नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ का कानून जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ के फ्री ट्रेड है, किसी को भी करना हो करो, 6 साल ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल जेल में रहोगे, उसके बाद मौज लो। लॉ एंड ऑर्डर यूपी के हमारे योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, व्यवस्था अच्छी होने जा रही, लेकिन अकेला योगी क्या करे? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्या करें? इसमें देखिए साहब, रोल होता है 3 एजेंसीज हैं, एक तो पुलिस, एक जुडिशरी, एक अभियोजन जिसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, सब बिके हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा? मैं अपनी कहानी बताता हूँ जी। 2017 में जब एफआईआर दर्ज हुई, बड़ी मुश्किल से, आपको पता है कि यहाँ पे यूपी में एफआईआर दर्ज का होना बहुत मुश्किल। एक और विशेष बात बताता हूँ, यूपी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूपी के जो कोर्टें हैं, मैं स्पेशली यहाँ की बात बताता हूँ, गाजियाबाद कोर्ट में किसी भी कानून का पालन नहीं होता। यहाँ का अपना कानून है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, खाता ना बही जो कह दूं मैं सही, वहाँ पे वही है। ओके, एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस ने मुझे फांसने की सोची। मैं देखिए एक्यूज नहीं हूँ, मैं भागा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया, सीबीआई दे दी मुझे। सीबीआई देने के बाद भी पुलिस ने उसमें चार्जशीट लगा दी इलीगली। ओके, चलिए, फिर उसमें ईडी भी आ गई, ईडी ने भी 2 केस दर्ज किए। ईडी ने मुझे बुलाया, मेरे बयान दर्ज किए। फिर एसएफआईओ है। एसएफआईओ जो है देश की सुप्रीम एजेंसी है। उन्होंने मेरे बयान लिए, मेरे घर पे आके बयान लिए, बोले साहब कि, और उन्होंने जो बताया मुझे नहीं पता कि साहब ये जो चार्जशीट जो साइन होती है, ये फाइनेंस मिनिस्टर चार्ज करती है, ये फाइनेंस मिनिस्टर उस पर साइन करती है। मैं कहा अच्छा साहब ठीक है, चलिए, खेल चलता रहा। 2019 में ईडी की 2 चार्जशीट आ गई, 2020 में सीबीआई की 1 चार्जशीट आई। आप बिलीव करेंगे, सीबीआई की चार्जशीट 2020 में आ गई, आज हम चल रहे हैं 2026। चार्जशीट पे कॉग्निजेंस नहीं लिया गया कोर्ट्स ने। अभियोजन, मैंने फिर बताया ना, अभियोजन मतलब कि हमारे जो व्यवस्था है उसके 3 पार्ट हैं, अभियोजन, जजेस, कोर्ट और पुलिस। पुलिस का तो एक ही काम है कि भैया किसी तरह अपने पैसे सीधे करो। वो एक्यूज को प्रताड़ित करते हैं, वो ये देखते हैं पैसा कहां से मिलेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम सर, लेकिन व्यवस्था इतनी गंदी हो चुकी है। सड़क, ये पोंजी स्कीम सर, मैं समझना चाहता हूँ आप कैसे इस पोंजी स्कीम में फंसे, फिर उसके बाद के वाक्य के बारे में मुझे बात किसी ने, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे किसी दोस्त ने बताया कि साहब ये जो है लीगल है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें टैक्सेस लिए जाते हैं। जब आप आईडी लोगे, जब आप पैसा दोगे तो 15% इसमें वो लगेगा, सर्विस टैक्स। ठीक है, दिया। आपने कितना पैसा लगाया था? मैंने 3 लाख रुपए लगाए थे, 45,000 रुपए सर्विस टैक्स दिया था। ठीक, ओके। उसके बाद पोंजी में क्या पिरामिड स्कीम टाइप से बाकी लोगों को भी अटैच? इसमें भी पिरामिड है कि आप अपने साथ किसी को जोड़ोगे तो उसमें आपको इतना मिलेगा, फिर वो जोड़ेंगे तो उसमें इतना मिलेगा, और इतने समय में ये कर देंगे, आपको लैपटॉप स्कीम मिलेगी, ये मिलेगी, इस तरह का था। वो मैं भूल गया हूँ काफ़ी कुछ। लेकिन फिर उसके बाद जो है, मैं बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद ईडी आ गई। देखिए, मैं कौन हूँ? विटनेस। विटनेस मतलब पहला बयान ईडी ने मेरा लिया, कोर्ट में चार्जशीट आई। 6 साल तक, 5 साल तक ईडी एक्यूज को ढूंढ रही है। ठीक है, मैं ईडी को एप्लीकेशन देके बता रहा हूँ साहब एक्यूज ये रहा, ये लोकेशन है, ये उसका फ़ोन नंबर है, वो ये कर रहा है, 10-10 लाख रुपए के ऐड दे रहा है। ईडी ने मुझे कोर्ट से मिलके मुझे ही बाहर कर दिया, बोले साहब आपका कोई लोकस नहीं है। अरे, मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने मेरा लोकस बहाल कर दिया। अब लोकस बहाल करने के बाद फिर ईडी मुझे एंटरटेन नहीं करती। मतलब मैं जाऊं, उसके अलावा चलिए ईडी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब जगह वो आगे चार्जशीट आ गई, 100 से ज्यादा इसमें आरोपी हैं। वो कौन सी स्थिति थी कि जब पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें 2 एक्यूज्ड, और जब ये 3 एजेंसियां आई तो 100 एक्यूज्ड।
इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस और इन तमाम एजेंसियों में क्या फ़र्क है। चलिए ठीक है, उसके बाद जो प्रताड़ना सहनी पड़ती है, कोर्ट जाओ, मार पिटाई होती है। मेरे साथ मार पिटाई हुई, अभी हुई 10 तारीख को और 13 जुलाई। जिला जज साहब को मैंने बताया, लाइटली लेते हैं, मरो, पिटो, मतलब एक्यूज कहाँ जाए? तो आप निराश हैं बेसिकली कोर्ट की तरफ से, पुलिस की तरफ से। सर, निराश की भाषा ये है कि मेरे को इस पूरे प्रोसेस में एक्यूज पार्टी ने 5 लाख रुपए की सुपारी देके मुझे गोली मरवा दी। ये मुझे इनाम मिला है। मैं ये कहता हूं कि साहब, सरकार के पक्ष में कोई भी गवाह ना बने, मिलेगा तो ये मिलेगा। 16 जून 2025 को मेरे घर के सामने मैं पार्क में बैठा हुआ था, मेरे को गोली चला दी। और न्यायालय में जाओ तो न्यायालय में बार के सेक्रेटरी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बार के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट न्यायालय के सामने मजमा लगा के वकीलों का बोलते हैं, साहब हमने तो यहां जज भी पीटे हैं, पुलिस के कप्तान भी पीटे हैं। कहां से न्यायालय लोगे साहब? एक्यूज जा सकता है? और 10 साल से मेरे केस चल रहे हैं, आज तक कोई प्रगति नहीं हुई। कोर्ट पे एप्लीकेशन लगा जाओ, यहां का अपना कानून है। साहब, मैं तो बहुत निराश हूं और पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ी रही, अकेले योगी जी क्या कर लेंगे। लेकिन पुलिस व्यवस्था, अभियोजन, हाँ, और एक प्रोसिक्यूशन, एप्लीकेशन लगाने के लिए प्रोसिक्यूशन की संस्तुति चाहिए, मतलब कि प्रोसिक्यूशन लिख के देगा साहब सबमिट, तब जाके कोर्ट लेगी। मैं वहां जाता हूं, साहब सबमिट कर दो, पैसे लाओ 500 रुपए। तो प्रोसिक्यूशन की ये हालत है। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जजेस, मेरे ऊपर फायर हुआ। मेरा ट्रायल शुरू हुआ अक्टूबर में, दिसंबर से मैं एप्लीकेशंस लगा रहा हूं, 6 एप्लीकेशन लगा दी, आज तक उसका डिस्पोजल नहीं हुआ, चल रहा है। एक दिन मैंने एक और एप्लीकेशन लगा रहा था, तो माननीय कोर्ट महोदय मेरे से पूछने लगे, आपका वो जो मतलब जज साहब, कि साहब जैन साहब कितनी एप्लीकेशन लगाओगे? मैंने कहा साहब, समय और घटना पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, हो सकता है आज शाम को ही कुछ हो जाए तो मुझे एप्लीकेशन लगानी पड़े कल। जज साहब चुप है। 8 महीने हो गए साहब, कोई एप्लीकेशन का डिस्पोजल नहीं हुआ। ये मैं तो कहता हूं भैया, सरकार का गवाह कभी मत बनो, उत्तर प्रदेश में रहना छोड़ दो, है ना। ये अकेला योगी क्या कर लेगा? सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जब इस टाइप की पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, पहली बात तो जनरल पब्लिक के लिए बताइए कि पॉन्जी स्कीम होती क्या है, और लोग जब अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हार्ड एंड मनी, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं बताऊं कि ये पॉन्जी जो है, इसका नाम पॉन्जी स्कीम क्यों है। चार्ल्स पॉन्जी 1920 में, आज से 104 साल पहले, 106 साल पहले अमेरिका में एक इसी तरह की स्कीम शुरू किया, और उसने अमेरिकन्स को कहा कि आप 45 दिन में आप 25% हमसे रिटर्न लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्राज में हम काम करते हैं, आप हमको पैसा दीजिए, आपको 25% इंटरेस्ट मिलेगा 45 दिन में ही। तो अमेरिकन्स लगा दिया उसमें, और वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम निकला। बाद में वो अरेस्ट हुआ, जेल गया, और तब से इसका नाम पॉन्जी स्कीम, इसको पिरामिड स्कीम भी कहते हैं, ये फ्रॉड भी कह सकते हैं, स्कैम भी कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसको पॉन्जी स्कीम बोला जाता है। उसी चार्ल्स पॉन्जी के नाम पे ये स्कीम बना। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया में अगर मैं बड़े पॉन्जी स्कीम की बात करूं, पिरामिड स्कीम की बात करूं, या इस तरह के स्कैम की बात करूं, तो आपने सुना होगा स्पीक एशिया 4200 करोड़ का था जी। स्पीक एशिया पे हम लोगों ने भी काम किया। मैं उस समय STF में तैनात था, मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि हमको लग गया ये पॉन्जी स्कीम है। तो जब हम लोगों ने उसके एड्रेसेस निकाले, तो पता चला कि उसके एड्रेसेस सिंगापुर में। आप कोई भी जाइए, कोई भी आप फॉर्म रजिस्टर करा दीजिए, एक फॉर्म रजिस्टर कर लिया, ऑपरेशन पूरा यहाँ से हो रहा था। अब वहाँ पे कुछ मीडिया चैनल्स के उस घर पे भी पहुँच गए जहाँ स्पीक एशिया का ऑफिस था, वहाँ कोई था ही नहीं। स्पीक एशिया के साथ हुआ ये कि बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस को स्पीक एशिया स्पॉन्सर करता था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है फ़ी लेकर के उसको इंडोर्स करते थे कि स्पीक एशिया में पैसा लगाइए। 4200 करोड़ रुपया लगाया। उसी तरह एक राम सर्वे था, वो ठीक उसी के पैटर्न पे कि आप सर्वे करिए, पैसा लीजिए। हमको जानकारी हुई, हम लोगों ने फिर इस पे काम करना शुरू किया और राम सर्वे के खिलाफ कार्रवाई की,
उसका पूरा वेबसाइट ही हम लोगों ने बैन करा दिया। वो सर्वर चेंज करता था, उस सर्वर हमको जानकारी हो जाती थी, मैं तुरंत सर्वर वाले को नोटिस देता था और उसको पता चल गया कि ये जहाँ भागता था वो हमको पता चल जाता था कि अब ये किस सर्वर पे होस्ट हुआ है, उससे बात करके उसको हम लोग ख़त्म करा देते। अब ये उत्तर प्रदेश का जिसमें अभिनव मित्तल है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने 240 के करीब मुकदमे कराए, ये 2017 की ही बात है। 3700 करोड़ रुपये का 25-26 साल का लड़का यहीं ग्रेटर नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ा था और 3700 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। उसमें भी यही होगा, विज्ञापन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उसके खुद छोटे से बच्चे का बर्थडे था तो उसमें फिल्म एक्ट्रेसेज वहाँ से आई, यहीं जेपी ग्रीन्स में हुआ था, क्योंकि अफराद पैसा है इसमें। अच्छा, इसको अगर आप सामान्य पब्लिक की सर, भाषा मैं में आपसे कहें तो जानना टोपी चाहता हूँ, पहनाने की बात जी, होती है। पॉन्जी स्कीम वर्क कैसे करती है? ये तो पॉन्जी स्कीम था, फिर ये डिफरेंट टाइप की पॉन्जी स्कीम्स के बारे में हाँ, होता ये है, वर्क बहुत कैसे करता बहुत है ये? सही बात है। देखिए, पॉन्जी स्कीम में क्या है कि इसको आप हिंदी में कहिए तो टोपी पहनाना। अब ओके। हमने कहा कि भाई आप दीजिए, हम आपको 50% रिटर्न देंगे। अब आप 2 लोगों ने पैसा दे दिया, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपया आ गया, इनसे 100 रुपया आ गया, 200 रुपया आ गया, हमको अगले महीने कितना देना है? 10%, 20%, क्योंकि हमने कहा है कि साल में आपको देंगे। तो हमारा गया 20 रुपया, हमारे पास आया 180 रुपया। अब आपने अपने दोस्त को भी कहा, इन्होंने अपने दोस्त को कहा, और उस दोस्त ने दोस्त को कहा कि अरे यार, ये तो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये तो धड़ाधड़ देखो, हर महीने में अकाउंट में हमारा 20% आ जा रहा है, 25% आ रहा है। ये आग की तरफ फैल जाती है पब्लिक में। जी। पब्लिक इतनी इनोसेंट, निर्दोष होती है कि इन सब पे यकीन कर लेती है। वो यकीन कर लेती है कि काम करने के पैसे मिल रहे हैं, क्लिक करने के पैसे मिल रहे हैं, और फर्जी ये जो ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइक करने के पैसे मिल रहे हैं, वो इनोसेंटली विश्वास कर लेती है, क्योंकि उसको पैसा मिलता रहता है हर महीने उसके अकाउंट में। जब ये पॉन्जी स्कीम इतने बड़े लेवल पे चली जाती है, जिसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और पैसा देना मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे सुगबुगाहट होने लगती है कि यार ये तो फर्जीवाड़ा है, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला नहीं मिला, पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, तब अचानक जो पॉन्जी स्कीम का ऑपरेटर होते हैं वो भाग जाते हैं। फिर उनके खिलाफ मुकदमा कायम होता है। मुकदमा कायम होने के बाद सारे बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं। वैसे भी पॉन्जी स्कीम के जितने ऑपरेटर्स हैं, जैसे जैसे पैसा आता है वो पैसा निकालते रहते हैं। ओके। और दूसरी जगह मतलब एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग का ही है। आप पैसा जैसे आया, कुछ तो उसको टोपी पहना दिया, कुछ दूसरे को पैसा देने में लगा दिया 5%, 10%, ताकि लोगों का यकीन बना रहे, और मेजर पैसा वो निकालते जाते हैं और कहीं और इन्वेस्ट करते जाते हैं। जब ये बस्ट करता है, जब ये पॉन्जी स्कीम का भंडाफोड़ होता है, तो पता लगा अकाउंट में पैसा ही नहीं है। जैसे हमको याद है कि अभिनव मित्तल को मैंने जब अरेस्ट किया था, उसके अकाउंट में 3700 करोड़ रुपये आए थे और केवल बच गया था 600-700 करोड़ रुपये। मतलब उसके बाकी अलग-अलग पैसे वो अकाउंट में। निकाल चुका था। हाँ, और सारा पैसा निकाल चुका था। 3700 करोड़ में 600-700 करोड़ निकालने का मतलब कि कुछ तो जो और Distribution में चला मेंबर्स गया बाकी। बन रहे हैं उनको पैसा देना है, कुछ बड़े बड़े बंगले और ये खरीदना और गाड़ियां खरीदना और इस तरह के एक्सपेंसेस थे उसके, और इन्वेस्टर को पैसा देना, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर को पैसा नहीं देंगे, जब तक आप पैसा देते रहते हैं, जब चलता है, अचानक ये भंडाफोड़ होता है तो सब बंद हो जाता है। तो ये होता है, ऐसे करता है पॉन्जी स्कीम। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब इतना पैसा किसी एक कंपनी के पास आता है या जाता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रखती है गवर्नमेंट। एफआईओ यूनिट की बात हम कर रहे थे अभी, तो जब गवर्नमेंट को नहीं लगता कि इस टाइप का जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, मैं ईमानदारी से जहाँ बताऊं, इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ईमानदारी, ये आरबीआई या सेबी से रेगुलेटेड नहीं होती है? बिल्कुल, इन्होंने एक अच्छी बात कही कि कंपनियां क्या करती हैं कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, इनकम टैक्स से पैन ले लिया, और वो दिखाते हैं कि देखिए ये हमारा कारपोरेट मिनिस्ट्री में मेरा रजिस्ट्रेशन है कंपनी एक्ट के तहत, मेरे पास पैन भी है, अब मेरे पास जीएसटी है। लोगों को यकीन होता है कि ये तो कंपनी है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है, और कंपनी के अंदर रह करके बड़ा फ्रॉड करना ये अलग चीज़ है। जहाँ तक आपने बात कहा कि गवर्नमेंट की निगरानी, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की निगरानी अगर ऑनेस्टली बोलिए तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? जो एसएफआईओ की इन्होंने बात किया है, एसएफआईओ का काम है कि कंपनी एक्ट के तहत अगर कोई वायलेशन है तो एसएफआईओ जांच करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इसमें सब इन्वॉल्व हैं। ये जो अभिनव मित्तल हैं या स्पी केसिया है या राम सर्वे, इसमें सारी कंपनियों का रोल है। मनी लॉन्ड्रिंग है तो ईडी जांच करेगी, कोई फ्रॉड हो गया है तो पुलिस जांच करेगी, इनकम टैक्स नहीं दिया है, जीएसटी नहीं दिया तो जीएसटी जांच करेगी, इनकम टैक्स का वायलेशन तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जांच करेगी। अब बताइए, मतलब क्राइम एक हुआ और उस क्राइम में सारे एंगल इन्वॉल्व हैं। एसएफआई वो 1 साल बाद केस टेकअप करती है,
ईडी को जब अगर कोई होगा जो उसके पास अपने वो हैं प्रायोरिटी हैं, वो पता लगा 6 महीने की 6 महीना, और इनके आते आते तो पैसा सब खत्म हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। पुलिस को इतनी समझ नहीं है, पुलिस को कंपनी एक्ट की समझ नहीं है, पुलिस को मनी लॉन्ड्रिंग में कोई पावर नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की समझ नहीं है, पुलिस को जीएसटी का काम पुलिस का नहीं है तो जीएसटी की समझ नहीं है। एक बेसिक आइडिया पुलिस के पास होता है तो पुलिस उस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाती। और इतना बड़ा डेटा, जैसे मैं बताऊं कि अभिनव मित्तल में 9 लाख इन्वेस्टर्स थे और फॉरेन से भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था। इतना बड़ा डेटा की एनालिसिस, उसको ट्रैक करना, उसके फ्लो को देखना, एक्यूज आइडेंटिफाई करना, तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। सो मैं आपको बेसिकली लैक एंड कोऑर्डिनेशन इन इन्वेस्टिंग एजेंसीज में इसका भी एक कारण है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कानून इतना हल्का है, मैं आपको बताऊं कि एक ही कानून है इसके लिए, उसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन स्कीम। ओके, कि मनी को सर्कुलेट, और उसमें मैक्सिमम सजा 3 साल का। मतलब उस आदमी को कोर्ट कहती है कि आप थाने पे ही जाए तो बेल आउट करिए, उसका पूरा राइट है कि थाने से ही बेल आउट होगा। अगर थाने ने कोर्ट भेज दिया तो कोर्ट कभी कभी ये भी ऑब्जेक्शन करता है कि ये तो मनी सर्कुलेशन भले 3700 करोड़ का है, लेकिन ये तो मनी सर्कुलेशन के तहत आपने वो किया है, इसको जेल कैसे भेज रहे हो। अब देखिए 3700 करोड़ का घोटाला, अगर कोई गन पॉइंट पे आपसे 5000 रुपया ले लेता है तो सारे एसपीज, डीआईजी, आईजी सब आ जाते हैं उस घटनास्थल पे। 3700 करोड़ का स्कैम हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सब इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता, वो जांच करता रहता। क्यों कि साइबर फ्रॉड या इकोनॉमिक ऑफेंस ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है ही नहीं। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स विदेशों में हैं, और कोई 12,000 करोड़, कोई 18,000 करोड़, कोई 17,000 करोड़ लेकर अब विदेशों में बाकायदे घूम रहे हैं, बाकायदे बड़ी बड़ी कंपनियां रन कर रहे हैं वहाँ से। आज तक कोई आ पाया है इंडिया में? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है, और इसी की वजह से हमारी भारतीय की और अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है, इसलिए कि ये प्रायोरिटी भी नहीं है हमारे। अमित जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। अमित जी। सर एक तो जो इन्होंने बताया कि जो लॉ है, अब मैं बताऊं कि मुझे ध्यान आ रहा है कि अभिनव मित्तल वाले केस में सिर्फ पुलिस एफआईआर हुई है, मैं ख्याल ईडी नहीं हुई उसमें। नहीं, शायद बाद में ईडी ने भी किया। मेरे केस में पुलिस भी आई है, ईडी भी आई है, एसएफआई आई है। अब इन तीनों का अंतर मैं बताता हूं जो कि डॉक्टर साहब ने नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस करती आईपीसी में इन्वेस्टिगेशन, अब हो गया बीएनएस। ईडी करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉ, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएल एक्ट उसको बोलते हैं। एसएफआईओ करती है क्या नाम जो मतलब कंपनीज एक्ट में। तो 3 एक्ट लगे हैं। मैं यही प्लीड करता हूं, मैंने कहा सीबीआई से बोलता हूं, सीबीआई के जज साहब से, मैंने कहा साहब इतना बड़ा गेम है, इतना बड़ा, और आप लोग ऐसे चुप बैठे हुए हैं। लेकिन वो समझते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा वेब वर्क भी हाई कोर्ट ने 9 सितंबर 2017 को ऑर्डर दिया, 3700 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं डॉक्टर साहब, उस ऑर्डर में ये लिखा है ये राष्ट्रीय महत्व का केस है, नेशनल इंटरेस्ट का केस है। हाई कोर्ट ये लिख के दे रहा है। और एक बात बताऊं, हाई कोर्ट भी सीबीआई आसानी से नहीं देता, क्योंकि हाई कोर्ट अगर सीबीआई देता है तो उसको सीबीआई चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमारे पास इतने लोग नहीं है, इतने एक्सपर्ट्स नहीं है। तब फिर कई केस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके उलट हुए, सीबीआई को वापस बोला गया है कि नहीं आप नहीं करोगे। लेकिन सीबीआई केस के लिए, सीबीआई केस बनाने के लिए, सीबीआई को अलाउ करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि हम क्यों दे रहे हैं सीबीआई को। जस्टिफिकेशन दे के आप मेरा ऑर्डर पढ़ेंगे, 2 मई 2017 का है, क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन 4533 ऑफ 2017। उसमें पूरे ग्राउंड्स दिए गए और साथ आखिर में ये बोला है कि दिस इज ए मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाए इसको। लेकिन उसकी हालत ये है कि गवाह को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गोली मारी जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। जब अमित जी जैसे लोग न्याय की गुहार करने के लिए पुलिस के पास, कोर्ट पे जाते हैं, तो उनको ये सब चैलेंजेस क्यों फेस करने पड़ते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो पॉन्जी स्कीम शुरू करता है वो तो एक टेक्निकल ब्रेन होता है या फिनेंस का आदमी होता है जिसने पूरा स्कीम बनाया। लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सब गुंडा एलिमेंट आ जाते हैं। और
और जब आप गवाही के लिए जाते हैं तो वही गुंडा एलिमेंट जो है, क्योंकि उनका मेजर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, वही गुंडा एलिमेंट आप जैसा ये बता रहे हैं वो अटैक भी करते हैं, वो कानूनी प्रक्रिया को बाधित भी करते हैं, उनकी डराने तरफ की से- कोशिश करते हैं, हाँ, उनकी डिमोटिवेट तरफ से करने की ढेर सारे कोशिश वकील करते हैं। खड़े हो जाते हैं। तो ये है, और गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि विटनेस प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट और पुलिस कुछ करेगी। लेकिन कानून कानून होता है, जैसा ये बता रहे हैं कि इनके साथ कई बार इस तरह की घटनाएं होंगी। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इनको इस तरह का प्रोटेक्शन देना चाहिए, या कोर्ट को संज्ञान लेनी चाहिए इनके बात पे, क्योंकि कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गवर्नमेंट का कानून है कि विटनेस प्रोटेक्शन पे आप काम करेंगे। ये अब जैसे अमित जी जैसे लाखों लोग हैं जिनका हार्ड एंड मनी चला गया है, ठीक है, पैसा डूब गया है, तो ऐसे लोगों को क्या आशा रखनी चाहिए कि उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आशा तो रखनी चाहिए, मेरा कैसे मानना है, मिलेगा उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताइए। स्टेप ये है कि अगर आपने एफआईआर कराया है या कोई पहले से उसी केस में कोई रजिस्टर एफआईआर है, तो उसमें आप जा करके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दीजिए कि मेरा भी इतना पैसा गया है। तो जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे तो ये हो जाएगा कि हाँ, आपका भी पैसा गया है, उसी केस के आप पार्ट बन सकते हैं। बेहतर ये हो कि आप अपना, चूंकि आपका पैसा गया है तो आप एक एफआईआर करिए। जैसे अभिनव मित्तल में 240 एफआईआर हैं, जैसे इन्होंने बताया कि वेब वर्क में 700 एफआईआर है। तो जिन लोगों ने एफआईआर किया है तो वो तो अपना सारे एविडेंस देंगे कि देखिए हमने पैसा अपने बैंक अकाउंट से दिया है। अब सर उन्होंने एफआईआर किया है, 7-8 साल केस चलते भी हो गया है, ठीक है, थ्रेट अलग से मिल रहा है। बिल्कुल, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है। देखिए, वो चाहे जुडिशरी का हो या पुलिस का हो, इसका समाधान तो सबको, सारी एजेंसी को मिलकर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि हमारे विटनेस को इस तरह से धमकी ना दी जाए। अमित जी आप कुछ कहना डॉक्टर साहब चाहते ने बताया कि साहब, इन्होंने बड़े ही सिंपल तरीके से बताया कि साहब आप जाइए कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं, ये पहाड़ पे चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है। मैं एक केस में गवाह बनने के लिए बार बार कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, 242 2 सीआरपीसी की 311 की लगा रहा हूँ साहब। 2-3 साल हो गए मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। मतलब आप गवाह बनने को तैयार हो, प्रोसिक्यूशन बोल रहा है जी मैं इनको गवाह बनाने को तैयार हूँ, कोर्ट नहीं दे रही है, अलो नहीं कर रही है। अब सड़ गल गया है, सारा न्याय व्यवस्था सड़ गल गई है। हम लोग एक सभ्य समाज में नहीं जी रहे हैं। पुलिस, जुडिशरी सब बिकी हुई है, अभियोजन भी बिका हुआ है। मैं तो साहब जलील होने जाता हूं कोर्ट में, जलील, परेशान, मरने कुटने पिटने जाता हूं ना, तो और जज के सामने हो रहा है, ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। जिला जज को मैंने खुद बोला, मैंने कहा साहब मेरे को पीटा गया, मेरे को मारा गया, मेरे कपड़े फाड़े गए, कोई नहीं सुनता। विपिन रावत जी हैं वहां पे जज, उनके सामने कोर्ट में खड़े होकर बोला, मैंने कहा हुजूर बचा लीजिए, कोई नहीं सुनता। कहां है जुडिशरी, कहां है देश का न्याय? बहुत निराश हूं मैं। ये तो रही अमित जी की परेशानी जो वो बता रहे हैं, न्यायालय में फेस करनी पड़ती है डे टू डे। बट ऐसी और भी स्कीम्स चल रही हैं जिसके बारे में आपने इन्वेस्टिगेट भी किया पास्ट में। एक स्कीम के बारे में आप बता रहे थे, राम सर्विस स्कीम, वो क्या थी, उसमें क्या मामला था? देखिए, जब स्पीक एशिया आया था तो काफ़ी हिट हुआ। स्पीक एशिया के पैटर्न पे ही राम एशिया शुरू किया। वो सिर्फ सर्वे करवाते थे, और सर्वे में कुछ भी आप क्लिक करिए, जैसे मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन दिया और ऑनलाइन वो क्वेश्चन मिल जाता था, आप क्लिक करिए, कुछ भी आंसर लिखिए, आपको पैसा मिल जाता था। एग्जैक्टली वही पैटर्न जो स्पीक एशिया में था या आपके सोशल ट्रेड में था। तो और पैसा मिलने लगता था। हम लोगों को जानकारी हो गई कि स्पीक एशिया के पैटर्न पे ही राम सर्वे भी आ गया। फिर राम सर्वे में कार्रवाई किया। मैं उस समय एसटीएफ में तैनात था। हमने चढ़ बढ़ के, वो गैंग निकला मिर्ज़ापुर का गैंग था, लेकिन वो सर्वर वगैरह होस्ट करते थे यहीं नोएडा में। तो चूंकि इंडिया में सर्वर था जहाँ पे वो होस्ट करते रहते थे, तो हम लोग तुरंत सर्वर वालों से बात करके इनका वो करा देते थे। तो उस जो मेरी जानकारी में एक बहुत ही ईजी मनी था। लोगों को लग गया कि आप, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे कोई भी स्कीम चालू कर दीजिए, लोग पैसा देना शुरू कर देते हैं। बहुत ही इजी मनी है, तो धड़ाधड़ लोगों ने शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं कि स्पीक एशिया पे 4 महीने से हम लोग चिल्ला रहे थे कि कोई ये कंप्लेन मिल जाए, क्योंकि मैं एज ए पुलिस अफसर जानता था कि ये पोंजी स्कीम है, ये फ्रॉड की स्कीम है, ये हम जानते थे।
और लेकिन कोई कंप्लेनेंट नहीं तैयार नहीं होता। जब तक कोई कंप्लेनेंट नहीं रहेगा पुलिस क्या करेगी? गोवा पुलिस कोई काम ही नहीं करती। गोवा पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, गोवा पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए थी। 4-5 महीने बाद एक कंप्लेनेंट तैयार हुआ और तब एफआईआर हुई और तब स्पी केसिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। उस दौरान भी आप देखिए बड़े बड़े एड्स चलते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसको इंडोर्स करते थे और सारे क्रिकेट मैचेस वो स्पी केसिया स्पॉन्सर करता था। लोगों को यकीन नहीं होगा। मेरा कंप्लेनेंट क्यों नहीं तैयार होते थे? क्या वो पुलिस से डरते हैं? नहीं, कंप्लेनेंट इसलिए तैयार नहीं होता कि कंप्लेनेंट को पैसा मिल रहा होता है। जैसे मैं अगर इन्वेस्ट करूं और 25% हमको मिल जाएगा और मान लीजिए 2 महीने के लिए नहीं मिला, तो हम इस उम्मीद में कि यार मेरा पैसा फंसा हुआ, अगर मैं कंप्लेनेंट बन जाऊंगा तो मेरा पैसा भी रुक जाएगा। और इसलिए कंप्लेनेंट कोई नहीं बनता कि नहीं, अगर मैं जहां कंप्लेंट किया तो हमारा पैसा आना बंद कर दिया, मेरा तो पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ वहाँ 4 लाख रुपये, अभी तो मेरा आया भी नहीं पैसा पूरा। ये कारण है कि कंप्लेनेंट नहीं मिलता। कंप्लेनेंट मिल जाए तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, कंप्लेनेंट नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, पुलिस को सुओ मोटो पावर है। पुलिस को पावर है कि अगर आपको लगता है कि कहीं इस तरह का ऑफेंस हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, कोई पॉन्जी स्कीम चल रही है, तो पुलिस को सुओ मोटो एफआईआर कर करके उसमें कंप्लेनेंट नहीं खोजने की जरूरत है और कर देना चाहिए। लेकिन पुलिस करती नहीं है। पुलिस के साथ दिक्कत ये है कि वो एफआईआर ही नहीं करेगी जब तक उसको कंप्लेन है, जबकि कानूनी अधिकार है, उसको खुद करना चाहिए, खुद एक्शन लेकर के काम करना चाहिए। अमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? साहब, सत्य तो ये है कि कंप्लेनेंट एक आम आदमी पुलिस की चौखट पे नाक रगड़ता है, नाक छिल जाएगी, खून निकल जाएगा, पुलिस एफआईआर नहीं करेगी। एफआईआर करना सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी में आदेश दिए हैं और भी बहुत सारे आदेश हैं मेरे पास हैं। और उसके अलावा डीजीपी यूपी का 2021 का खुद का सर्कुलर है कि साहब आपको तुरंत एफआईआर करनी है। कोई नहीं मानता, पुलिस का अपना कानून है। आगे डॉक्टर साहब ने बोला राम सुमरन पाल वाली बात है, मुझे ध्यान आ रहा है, ये बोल रहे हैं साहब शिकायतकर्ता नहीं मिला। एक रामवीर शर्मा है, रामवीर शर्मा जी को मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं खुद ले गया था क्राइम ब्रांच दरियागंज में, और राम सुमरन पाल और उसका छोटा भाई दोनों अरेस्ट थे, दोनों अरेस्ट हुए उस शिकायत पे। इसमें पूरी चर्चा में हम लोग एक बात भूल जा रहे हैं, बाइक बोट। बाइक बोट ये तो सब 3,700 करोड़ रुपए का इनका था, 3,700 करोड़ रुपए का मेरा था, वेबवर्क का, हाई कोर्ट ने लिख के दिया हुआ है। बाइक बोट 40,000 करोड़ रुपए का है। इसमें क्या था साहब, पूर्व सैनिक, इन्होंने यहीं पे नोएडा में ही एक वो बनाया हुआ है, ऑफिस है उनका, पूर्व सैनिक थे वो। पूर्व सैनिक जो मेंबर बन गए, वो दिल्ली में जाके सैनिक का जो वो है आर्म ऑफिस, क्या बोलते हैं उसको, ये जो है मतलब हेडक्वार्टर, वहां से जाके डेटा लेते थे कि साहब कौन रिटायर हो रहा है आज, कौन रिटायर हो रहा है कल। पूरा डेटा लेके फिर उनके घर जाते थे, मिठाई लेके और पता नहीं क्या क्या लेके, कि भाई तुम, और अच्छा उनको 30-40 लाख रुपए मिलते थे रिटायरमेंट पे, 40 लाख 50 लाख रुपए, उनकी नज़र उन पे होती थी। और वो जाके मिठाई बोले तुम आ जाओ, कुछ मत करना, तुम्हें मेंबर वगैरह नहीं बनना। लेकिन वहां पे जाके जो पॉप एंड शो दिखता था कि साहब लोग लाइन में लगे हुए हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, ये हो रही है। बाइक बोर्ड के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे? बाइक बोट क्या था, बाइक बोट में इन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि साहब 62,000 रुपये दीजिए, मैं समझ रहा हूँ कि 62,000 रुपये दीजिए, हम आपको मोटरसाइकिल हम आपके नाम से लेंगे, आपके नाम से पंजीकरण करवाएंगे, फिर उसकी जो इनकम है 4,000-5,000 रुपये पर महीने आपको मिलती रहेगी। और मेरे एक मित्र हैं मिस्टर सुनील मीना, उन्होंने बाइक बोर्ड में पहली एफआईआर दर्ज करी थी 2019 में। जैसी एफआईआर दर्ज हुई साहब, शाम को उनको पैसे मिल गए, 40-45 लाख रुपए लगा रखे थे उन्होंने। उसके बाद मुझे पता चला कि साहब ये एफआईआर शायद वापस ले सकते हैं। तो मैंने उनका किसी तरह से मीडिया से ढूंढ ढांड के उनका फ़ोन नंबर लिया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई कई लोगों ने इसमें आत्महत्या कर ली, लोगों के घर बर्बाद हो गए, तुम एफआईआर मत वापस लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं स्पी केशिया का भी जला हुआ था, वेबवर्क का भी जला हुआ, तो अनुभव हो गया था पुलिस से कैसे डील करना, क्या है क्या नहीं है। मैंने उनको एडवाइस किया, मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारे जो है पीछे हूँ, मैं तुम्हें सारी एडवाइस दूंगा, अंदर की बातें सारी मुझे पता चल गई, जो क्योंकि आपने झेला था, अच्छी बातें जो भी है। उन्होंने साहब मेरी बात मान ली, एफआईआर वापस नहीं ली, उन्होंने
मैन काइंड का बहुत बड़ा वो किया। आज उनके खिलाफ बाइक बोर्ड में 700 एफआईआर दर्ज हैं। शो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब इस तरीके की पॉन्जी स्कीम आती हैं, स्पीक एशिया, बाइक बोट, वेबवर्क, बहुत सारी राम सर्वे, आपसे समझना चाहता हूँ कि लोग पैसा लगा देते हैं, जांच पड़ताल नहीं करते, फिर पैसा डूब जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या सुझाव देंगे कि अपना हार्ड एंड मनी लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, मेरा मानना है आरबीआई के भी कई बार गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समय समय पे ये जारी करती है कि अगर आपको 10% से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये रेड फ्लैग है। लालच। 10%, हाँ, ये लालच जो है कि आप पैसा लगाइए तुरंत, आपको हम 20% देंगे, 25% दीजिए, तो अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हैं तो आप समझिए आप ट्रैप हो रहे हैं। और जब आरबीआई कह रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, हम लोग भी बार बार बोलते हैं कि एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक तो 7% आपको दे रहा है, मैं 10% मान सकता हूँ, 15% मान सकता हूँ मैक्सिमम। अगर आप किसी रियल एस्टेट में भी पैसा लगाते हैं तो इससे ज़्यादा आपका पैसा मत एक्सपेक्ट करें, लेकिन कोई 20% कहता है, 25% दिया, 100% आप ट्रैप के शिकार हो रहे हैं। दूसरा, ये जो सोशल मीडिया पे आजकल एक से एक इन्वेस्टर स्कीम्स आती हैं। हाँ, स्कीम्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम आती हैं, और एडवाइजर बन करके कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को प्रचार कर रहा है, तो ये जो सोशल मीडिया से जो टिप्स आपको मिलते हैं, आप कतई यकीन ना करें। थंब रूल ये है कि 10% + 5, मैक्सिमम 15% का अगर रिटर्न कोई दे रहा है तो आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए। अगर कंपनी रजिस्टर्ड, देखिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी में या कंपनी एक्ट में या इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन होना ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। आप उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क करिए कि क्या मॉडस ऑपरेंडी। अब आपको गलत आपको क्वेश्चन दे रहा है और सारे पे क्लिक करें, आप गलत भी क्लिक करें और सही भी क्लिक करें तब भी पैसा, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये फ्रॉड है। आपको काम कुछ नहीं दिया जा रहा, फिर भी पैसा आ रहा है, इसका मतलब ये फ्रॉड है। ये आज नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 9 महीने, 1 साल बाद ये बस्ट करेगा और आपका पूरा का पूरा पैसा, हो सकता है कि 100 रुपया आपने लगाया होगा, आपको 40 रुपया मिला हो, लेकिन 100% जानिए कि जिस दिन ये गुब्बारा फटता है, पूरी दुनिया में ऐसे हुआ है, भारत में ऐसे हुआ है कि जब भी इस तरह की स्कीम का गुब्बारा फटता है तो आपका 60%, 40%, बहुत लोगों का तो 100% पैसा चला जाता है। लेकिन जो बहुत फ़ायदे में रहते हैं उनके भी 40%, 50% से ज़्यादा का वो नहीं निकल पाता है उनका पैसा, 60% फिर भी उनका फंस जाता है। ये समझना पड़ेगा आदमी को कि आजकल के जो एक से एक कंसल्टेंट बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनकी बातों में यकीन ना करिए। आप इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक और वेबसाइट पे यकीन ना करें। वेबसाइट तो कोई भी 5 मिनट में खूबसूरत बना सकता है, किसी भी इन्फ्लुएंसर को खड़ा करके कोई प्रोडक्ट बेच सकता है, नहीं। सोशल मीडिया के ट्रैप जाल में ना आए, बिल्कुल। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी जांच पड़ताल करें। अमित सर, आप कुछ कहना चाहते हैं क्विकली? सर, मेरा ये कहना है, आखिरी बात मैं कहूँगा, हाँ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय की देवी की आंखें खोल दी हैं, लेकिन कानून किताबों में बंद है, कानून न्यायालयों में नहीं चलता। सिर्फ एक्यूज मैं देखिए ना 7 साल से परेशान हो रहा हूँ, और एक्यूज जो है मौज ले रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। 7 साल से फरार था, अब जाके आया है, मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, सब मिले हुए हैं, कानून किताबों में बंद है। और डॉक्टर साहब को शायद ये बात नहीं पता, कोई भी एक कंपनी शुरू होती है ना एमएलएम की, कानपुर में या इस तरह ऐसी जगह लोग ठेका लेते हैं, मैं 50,000 आईडी दूंगा, बता तू मुझे क्या देगा, इस तरह से। और फिर उसके बाद जो है भाई आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बोलूँगा यार, उनको पता है कि बेटा 6 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, उसके पहले पील के निकल लो। सर, रैप अप करने से पहले आखिरी कमेंट्स कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने बार बार दोहराया है कि जब भी आपको कोई लालच दे या बहुत ये सो करे कि जल्दी इन्वेस्ट करिए वरना ये सारे प्लॉट बिक जाएंगे, या इसमें इन्वेस्ट करिए वरना आपकी आईडी नहीं मिल पाएगी, ये पूरा ये शाम तक जो है ये सारे लोग इन्वेस्ट कर देंगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, आप 100% जानिए आप फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, आप उससे बचिए। ये मैं थैंक्स अमित सर, और थैंक्स त्रिवेणी सर हमारी स्टोरी में आने के लिए। आपकी स्टोरी सुन के जो लोग हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाने से पहले अपना हार्ड एंड मनी 100 बार सोचेंगे। थैंक्स सर आप दोनों का हमारी स्टोरी में आने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया।